भाई इसे डिफरेंशिएबिलिटी से कौन रोक रहा है भाई, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। 1 से पहले डिक्रीज करा है, 1 के बाद इंक्रीज करा तो 1 क्या बन गया, लोएस्ट पॉइंट बन गया ना, तो बन गया ना पॉइंट ऑफ मिनिमा, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात सही है भाई, तो सच बोल रहा है, सच्चा आदमी है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से। 1 मार्कर बेहद जरूरी है, हर एक सवाल सही होना जरूरी है अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो, क्योंकि यहां पर पार्शियल मार्किंग नहीं होगी, या तो नंबर मिलेगा या नंबर नहीं मिलेगा। तो सेक्शन ए जो है वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एक अच्छे स्कोर के लिए। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहले सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है और उसके बारे में बताया गया है, यानी कि उसके एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है कि उसका एलिमेंट 1 होगा जब आई जे के बराबर नहीं होगा और एलिमेंट 0 होगा जब आई जे के बराबर होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा। एक बड़ी सिंपल सी बात पूछी गई है। देखिए सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बनाइएगा, और मैट्रिक्स ए हम कैसे बना सकते हैं, बेहद सरल है। वो कह रहा है जब आई जे के बराबर होगा तो एलिमेंट 0 होगा, और आई जे के बराबर कहां होगा, डायगोनल पर। तो आई जे के बराबर होगा तो 0 होगा, और जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो एलिमेंट कितना रहेगा, 1 रहेगा। आपको पता है ना भाई, ये A11 होगा तो आई जे के बराबर है, इसका एड्रेस कितना A22 है, तो फिर यहां भी आई जे के बराबर है। अच्छा ये ए मैट्रिक्स बना, इसका स्क्वायर चाह रहा है, यानी कि सेम फोटो को एक बार और लिख दीजिए, 0 1 1 0, सेम फोटो लिख दीजिए। चलिए अब ध्यान से यहां देखिएगा भाई, ए स्क्वायर, ध्यान यही रहना चाहिए। अब जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला पेशेंट है वो पहले डॉक्टर के पास जाएगा। भाई इन्हें पेशेंट्स बना लीजिए, इन्हें डॉक्टर्स बना लीजिए। तो पहला पेशेंट पहले डॉक्टर के पास जाएगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में ऐड लगता है, तो ये सब तो आपको पता ही है। तो 0 0 0 और 1 1 1, 0 + 1 = 1, 0 1 0 1 0 0 0, 0 में जोड़ा 0 आया 0, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0, और इसके बाद 1 1 1 और 0 0 0, तो कितना आ रहा है, 1 + 0 = 1, तो ये आपका आ रहा है 1 0 0 1 1 0 0 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अब ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर के ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, यानी कि इनका इन्वर्स निकालना संभव है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से दिया गया कौन सा करेक्ट नहीं होगा। पहली बात, ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट, देखिए अगर आपको लिखा हुआ है यहां देखिएगा ए बी इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो ये लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ बी का इनवर्स, इट कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये बात तो सही है, इसे गलत नहीं कह सकते आप। अच्छा ए बी के इनवर्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का इनवर्स, यानी 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, बात तो ये भी सही है। और 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बात सही है। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, बात तो ये भी सही है। तो फिर कौन सी गलत है, जो हम नहीं देखना चाहेंगे वो गलत है, यानी ए प्लस बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स के। फर्जी बात है, गलत बात, जो गलत है वही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट है। अगला सवाल, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस इज 9 यूनिट्स, अगर एरिया आपका 9 यूनिट्स है तो देन द वैल्यू ऑफ के इज, भाई सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है, सुनेंगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। छोटी छोटी चीजें बारीकी पकड़नी है 1 मार्कर्स में। ये हो जाएगा x1 y1 0, माफी चाहूंगा 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और ये जो एरिया है ये किसके बराबर दिया गया है, 9 के बराबर दिया गया है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो चीज जो 9 है ना वो +-9 खुल जाएगी, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, भाई इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक ही एलिमेंट निकालना पड़ेगा बस। और ये एलिमेंट का एड्रेस क्या है, A32 ऑड आ रहा है, नेगेटिव का खुलेगा तो खुलेगा माइनस का k, ये छिपेगा और ये छिपेगा तो क्या खुलेगा -3 -3 माइनस का 6 आ जाएगा, सामने 9 आ जाएगा, 9 नहीं +- का 9 बोल दो, अब इसे +- का 9 बोल दो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3k इज इक्वल टू +-9 हो जाएगा। यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी सही। और झट से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, अगर f(x) दिया हुआ है और ये बताया कि कॉन्टिन्यूस है, तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये सारी बातें बराबर होने वाली है। तो x 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो 0 के पहले फंक्शन ये वाला दिया हुआ है kx बाई मॉड्यूलस x, और 0 से पहले तो मॉड्यूलस x तो माइनस का खुल जाएगा ना भाई, तो ये बराबर होगा किसके, जब 0 के राइट हैंड साइड के, उस पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 0 का लेफ्ट 0 का राइट बराबर होगा ना, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के बराबर 3 क्या आ जाएगा, यानी k की वैल्यू, यानी कि k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस के 3 के बराबर आएगी। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, पहले ही सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि लाइंस दी हुई हैं। देखो लाइंस में बात क्या है कि लाइंस की इक्वेशन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, यानी लैम्डा की बगल में ना दिशा मिलती है, दिशा, और दिशा ही ये बताती है कि वो स्क्यू लाइंस होंगी, वो पैरेलल होंगी, मतलब यहीं से पता लगेगा। तो ध्यान से देखो, इसकी दिशा और इसकी दिशा, और दिशा हमेशा जो है ना एक वेक्टर के रूप में मिलेगी आपको। तो ये लिखा हुआ है 2, वो उसका 3 गुना है 6, ये है 3, वो उसका 3 गुना है 9, ये है माइनस का 6, वो उसका 3 गुना है माइनस का 18। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का 3 गुना है, तो हुए ना पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल। अगला सवाल कहता है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, भाई हम सब जानते हैं कि ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट डिग्री के बारे में डिस्कशन जब होगा जब वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स फ्रैक्शंस हो जाएगी। भाई एक बात बताओ ना, ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही डिग्री होती है। दोबारा सुनना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही डिग्री होती है। तो यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेफ्ट में मिल रहा है कि राइट में मिल रहा है, सर ये तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट में नहीं राइट में मिल रहा है। अब मैं मानता हूं कि आपको इस डिग्री को हटाने की बहुत जल्दी हो रही है, मुझे भी हो रही है। अब डिग्री जब हटेगी तो ये अलग हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, फिर भी डिग्री लेफ्ट से थोड़ा ना मिलेगी, वो तो राइट से मिलेगी, और राइट में जो है वही रहेगा, लेफ्ट के क्यूब होने से राइट में तो क्यूब नहीं होगा, तो राइट में तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदलने वाला। और अगर नहीं बदलने वाला तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 और उसकी पावर इज 2 अगेन, तो डिग्री कितनी हो रही है यहां पर 2, तो डिग्री इज 2। अगला सवाल, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कांस्टेंट्स आर, यानी कि ये कह रहा है कि कॉर्नर पॉइंट जो है एक फीजिबल रीजन के, वो उन कांस्टेंट से मिले हैं 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0। तो ये आपको अपने कॉर्नर्स मिले हैं 0, 3, 1, 1 एंड 3, 0। लेट z इज इक्वल टू दिस। अब ये वो चीज है जो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। अब वो कह रहा है द कंडीशन ऑन p एंड q, p और q पर क्या कंडीशन होगी सो दैट द मिनिमम ऑफ z का मिन अकर कर रहा होगा 3, 0 पर और 1, 1 पर, इस पर और इस पर z अपना मिन दे जाए। तो भाई अगर z इस पे अपना मिन दे रहा है तो z में से डाल दो, तो z में से डालने से z क्या आपका px प्लस क्यू वाई, z है आपका px प्लस क्यू वाई, और इस पे मिन है तो ये इसके अंदर डल जाएगा। यही तो करते हैं, कॉर्नर्स को उठा के डालते ही तो हैं, तभी तो पता लगता है मिन है। वो कह रहा है मिन है तो उठ के उसके अंदर डल जाएंगे, उठा के 1, 1 डाल दो तो यहां से p प्लस क्यू के बराबर आ जाएगा। 3, 0 डाल दो तो 3, 0 डालने से ये 3p प्लस क्यू हो जाएगा, 3p हो जाएगा सिर्फ, क्यू तो 0 हो रहा है, और इस पे भी मिन है इस पे भी मिन है, तो दोनों पे बराबर वैल्यू रही होगी, तो यानी p प्लस क्यू बराबर आया होगा 3p के, यानी 2p q के बराबर आया होगा, यानी p जो है वो q बाई 2। इनमें से कोई एक बात लिखी होगी, क्या लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है q बाई 2। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ABCD एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं E पर, बना लेते हैं। जिसके डायगोनल्स E पर इंटरसेक्ट करते हैं, ABCD नाम का है भाई। तो आपको बताना है कि EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर प्लस EC वेक्टर प्लस ED वेक्टर किसके बराबर होगा। भाई आप इस चीज को महसूस करो ना
कि ये जो डी ई है और जो ई बी है, यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है ई डी यानी दिशा इधर की तरफ है, फिर लिखा हुआ है ई बी यानी दिशा इधर की तरफ है। भाई साहब डायगोनल्स ना बाइसेक्ट होते हैं, तो यानी कि ई डी और ई बी ये इक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन एक छोटी सी चिंता हो रही है, इसकी दिशा इधर की तरफ है, उसकी दिशा इधर की तरफ है, यानी कि ये इसके बगल में अगर ईडी के बगल में कोई वेक्टर बने सेम दिशा का तभी तो इक्वल कहेंगे, बट ये तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो रहा है, ये दूरी और ये दूरी सेम है, बराबर है, सपोर्ट भी सेम है, दिशा ही तो बदल रही है, और अगर दिशा बदल रही है तो ये वेक्टर एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा तो भाई कट जाएगा। ई ए ये इधर और ई सी ये उधर, सब कुछ सेम है, बस दिशा ही तो अलग है, ये भी कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ रहा है 0। वेक्टर से डरना नहीं है, सामना करना है, क्वेश्चंस करने हैं इसके। अगला सवाल, माइनस पाई से पाई। भाई साहब माइनस ए से ए तक अगर लिखा मिलेगा ना तो सबसे पहले मन में यही बात निकलती है, यार ये तो ऑड और इवन वाला है, और अगर गलती से 1 मार्कर में आ रहा तो फंक्शन तो ऑड ही होगा, इवन तो नहीं कराएगा आपसे, और अगर ऑड हुआ तो आंसर तो स्ट्रेट अवे 0 आ जाएगा। चेक करते हैं ना फंक्शन कैसा है। एफ एक्स दिया है e रेज टू द पावर cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 2n+1 इंटू एक्स। कैसे चेक करते हैं ऑड इवन? भाई एफ ऑफ माइनस एक्स अगर नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया, फंक्शन में एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करके देख लो, और नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ गया तो फंक्शन ऑड है, और अगर पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स आ गया तो फंक्शन इवन है। हम तो इसके लिए मर रहे हैं, चाह रहे हैं हम तो ये आ जाए। चेक करते हैं, तो फंक्शन के अंदर माइनस डाल दो, जैसे ही आपने फंक्शन के अंदर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ई की पावर, भाई कोई भी जानता है स्क्वायर है, कॉस का अपना नेचर है, कॉस के अंदर माइनस एक्स आएगा तो भी उसे कॉस एक्स बना देगा, यार वो नेचर वेचर तो भाड़ में गया, पहले तो इसका स्क्वायर है, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। साइन क्यूब 2n+1 तो ठीक है, एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा माइनस एक्स। पहली बात तो एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, और साइन माइनस थीटा गया तो उसकी डिग्री के अंदर है ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस आएगा, फिर क्यूब है -1 का क्यूब, फिर माइनस बाहर आएगा, यानी ये वाला माइनस ओवरऑल आपका बाहर दिख जाएगा। भाई क्यूब है ना, क्यूब है का मतलब ये हुआ ना, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, इस तरीके से क्यूब है ना, तो पहली वाली बात तो x ये वाला माइनस यहां आएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फिर माइनस का क्यूब होगा, फिर माइनस, ओवरऑल पूरा बाहर आ जाएगा। तो हुआ ना fx, और ये कितना हो गया माइनस fx, यानी फंक्शन कैसा हो गया ऑड। और प्रॉपर्टी ये कहती है अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर स्ट्रेट अवे कितना हो जाएगा 0, शून्य आंसर आ रहा है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इफ द a इज दिस। एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकाल रहा है, या निकाल दो? नहीं सर नहीं निकालेंगे। क्यों सर? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर, समझते हो ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल पे 0 0 0 होते हैं, यहां अगर कुछ है तो उसका नेगेटिव यहां होगा, यहां कुछ है तो सर इसका नेगेटिव यहां होगा, यहां कुछ है तो नेगेटिव। मैंने कहा हाँ, फिर सर ऐसे का डिटर्मिनेंट 0 होता है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। आगे बढ़ते हैं ना। अब अगला सवाल ये कह रहा है द फीजिबल रीजन करस्पॉन्डिंग टू द लीनियर कांस्टेंट्स ऑफ एलपीपी इज गिवन बिलो। फोटो दिख नहीं रही होगी आपको, फोटो दिख नहीं रही होगी आपको, तो इस फोटो में छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं। भाई ये वाली जो लाइन लिखी हुई है इस फोटो में, वो लिखी हुई है x + 2y इज इक्वल टू 10 की। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है x - y इज इक्वल टू 1 की। ये वाली जो लाइन लिखी हुई है x + y इज इक्वल टू 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट टू द गिवन एलपीपी। इनमें से कौन सा कांस्टेंट नहीं है, कौन सी कंडीशन नहीं है इनमें से? भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, रीजन तो बाउंडेड आया ना। अब अगर रीजन बाउंडेड आया है तो सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पर आया होगा, किसी ने कहा होगा नीचे चल, किसी ने कहा होगा दाएं चल बाएं चल, इसी बात पर तो ये कंडीशंस बनती है ना। तो पहला है x + y, तो x + y वाला कौन सा बन रहा है भाई? x + y > 2, तो x + y > 2 बना ये कांस्टेंट। तो ये वाली लाइन देखो ध्यान से, ये यहां पर है, और
x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ ऊपर जाएगी, तो ऊपर गई होगी, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो सही बात है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की लाइन ये वाली है और ये ऊपर की तरफ जानी है, तभी तो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। इसमें ओरिजिन डाल के देखो ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 2 से बड़ा ही नहीं। सेटिस्फाई तो ऊपर वाली कंडीशन कर रही है ना, ऊपर जा रहा है ना, तो ये सही कांस्टेंट तो है। बात बिल्कुल सही है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और x प्लस 2y वाली लाइन ये है और इसके नीचे रहना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू, बात तो ये भी सही है। अब x माइनस वाई वाली लाइन ये रही, सब इस पर डिपेंडेंट है, x माइनस वाई x माइनस वाई। अब x माइनस वाई ये वाली लाइन, ये 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी? भाई ओरिजिन डाल के देख लो ना, इसके अंदर ओरिजिन डाल दो, ओरिजिन तो इसके बहुत लेफ्ट में, ओरिजिन डालो, तो ओरिजिन डाला तो ओरिजिन जो है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 माइनस 0 0, 0 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 1 या 1 से छोटा हो सकता है, तो 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी इस लाइन ने जो शेड दिया है वो लेफ्ट में दिया है, टुवर्ड्स द ओरिजिन दिया है, तो ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तभी तो शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा। इस लाइन में ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा तभी तो उसका शेड टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, तो ये वाला कांस्टेंट सही है, ये गलत है। क्योंकि अगर ये वाला शेड किया होता तो अगर इसके हिसाब से हम शेड कर दें तो लेफ्ट में शेडेड पोर्शन होगा ही नहीं। x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है इसके भी राइट में रहे, भाई लेफ्ट में उसके, तो इसका मतलब ये वो कांस्टेंट है जो सही नहीं है, और जो फिलहाल यहां सही नहीं है वो सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। दोबारा सुनिएगा, अच्छा सवाल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म पूछे किसी चीज की, किस चीज की? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब जरा इधर ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूले तो रट लिए होंगे, अब इधर जरा ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है आपको ए वेक्टर, ये आपको दिया गया बी वेक्टर। अब इसका कंपोनेंट आपको निकालना है इसके अलोंग। भाई ये O है, ये B है, OB क्या है? OB क्या है? OB है आपका A वेक्टर का B वेक्टर के ऊपर क्या? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, और जो प्रोजेक्शन है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर है सर, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको इसका कंपोनेंट इसके ऊपर तो मिल रहा है, कैसे? प्रोजेक्शन से, लेकिन वो जो मिल रहा है वो स्केलर फॉर्म मिल रही है, आपको तो वेक्टर फॉर्म चाहिए। ध्यान से सुनिए जरा। सबसे पहले निकालते हैं OB। OB क्या है लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका इस पर प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? जिन पर प्रोजेक्शन है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जिस पर प्रोजेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड। अब ये स्केलर है मैग्नीट्यूड, और दो का डॉट, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका कंपोनेंट इस पर तो मिल गया, लेकिन आपको उस कंपोनेंट की भी वेक्टर फॉर्म चाहिए मेरे भाई, वेक्टर फॉर्म। अब यार एक बात बताओ, किसी दिशा में वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है? लेंथ और दिशा। लेंथ मिल गई, दिशा चाहिए। अब दिशा के लिए आपको इसे OB वेक्टर बनाना है। दिशा के लिए आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? दिशा। पूरा वेक्टर बनाने के लिए तो डायरेक्शन और चाहिए, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन। यार ये बी वेक्टर इसी अपनी डायरेक्शन में ही तो है, अलोंग बी वेक्टर तो चाहिए, हो जाएगा। तो हमारा OB वेक्टर निकल के क्या आएगा भाई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करा हमने किससे? बी कैप से। बी कैप क्या लिखा जाएगा? बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसे होल स्क्वायर कर दो। अच्छा, OB वेक्टर क्या जाएगा? इन दोनों, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला रट के चले जाओ, याद करके चले जाओ, और अगर नहीं याद करना तो उसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालो और दिशा मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, भाई आई कैप इसमें है नहीं, जे है उसमें के नहीं है, तो सिर्फ जे वाला 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तो 18 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ रहा है भाई? 9 और 4 16, 25, 25 का रूट, लेकिन स्क्वायर है तो 25 आ जाएगा, इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर आपका कितना है? 3 जे कैप 4 के कैप, यहाँ जाएगा 3 जे कैप 4 के कैप। तो 18/25 किस में? 18/25, 18/25 इन दो में है, तो 3i कैप 3 जे कैप 4 के कैप। ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है आपका।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. गिवन दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix of order 3, A is a square matrix of order 3 and determinant of A is -2. तो adjoint of 2A क्या होगा भाई? adjoint of 2A क्या होगा हमसे पूछा है, और इसका भी आपको डिटरमिनेंट पूछा गया है. तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा? k की पावर n-1, तो 2 की पावर n-1, और n यहां पर 3 है, ऑर्डर तो n होता है, n 3 है. तो जब बाहर आएगा तो 2 की पावर n-1 यानी 3-1 यानी 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट. अब अगर इसे बाहर आना है, अगर इसे 4 को बाहर आना है, इस 4 को बाहर आना है, तो ये 4 यूं ही बाहर नहीं आएगा, ये अपने पावर n लगा के बाहर आएगा. ये बात आपको पता होनी चाहिए. k यूं ही बाहर नहीं आता है, k जो है वो पावर n लगा के बाहर आएगा. तो 4 यूं ही बाहर नहीं आएगा, पावर n लगा के बाहर आएगा, यानी हो जाएगा 4 की पावर n, और n कितना बना? 3. और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. और ये 4 की पावर 3 लिखो या 2 की पावर 6 लिखो, ये आपकी मर्जी. और एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना? -2. -2 की पावर 2, -2 की पावर 2 तो 4 ही होगा, तो नेगेटिव का तो रोल प्ले आएगा नहीं. तो 2 की पावर कितनी आ रही है? इधर 6 और इधर 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 8. कौन सा ऑप्शन सही है? डी. अगले सवाल की तरफ. A problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving it are this and this. भाई बहुत किया सवाल को तुमने. If the events of their solving the problem are independent, मतलब वो तीनों लोग आपस में सॉल्व करे से एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है ना, then the probability of that the problem is solved. समस्या सॉल्व हो गई हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो सीधी बात, नो बकवास. 1 में से माइनस कर दो, समस्या सॉल्व ही ना हुई हो. 1 माइनस, समस्या सॉल्व ही नहीं हो पाई, तो वही सब चांसेस होंगे जिसमें समस्या सॉल्व हो गई होगी. अभी सब बकवास नहीं कर रही, ए ने करी, बी ने नहीं करी होगी, सी ने करी, ये केसेस हमें गिनने ही नहीं. कमरे में से वो बाहर निकाल दिया, वो केस बाहर निकाल दिया जिसमें समस्या सॉल्व नहीं हुई. अब जो बचा उसमें हुई है, वही वो पूछ रहा, समस्या सॉल्व हो जाए, हो गई. 1 माइनस किसी से बिना हुई हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ना कर पाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी ना कर पाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी ना कर पाए. 1 माइनस ए ना कर पाए, ए कर पाए 1/2, ना कर पाए तो भी 1/2 है. बी कर पाए 1/3 है, कर पाए 1/3 है, ना कर पाए तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा. 1 में से माइनस कर देते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा. भाई 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा. तुम चलो, तुम चलो, 1 माइनस 1/4 3/4 आपका आंसर हो जाएगा. 3/4 आपका आंसर हो जाएगा. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. The general solution of this equation is 0. This equation which is equal to 0 is of the form. भाई इक्वेशन दी हुई है y dx. रंग बदलते हैं पेन का. भाई बदल जा. y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई कर सकते हैं. देखिए आंसर डिफर कर सकता है. कई लोग इसे एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिख सकते हैं, कई लोगों ने वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई लिखा है. सर आंसर डिफर कर सकता है, ये क्या कह रहे हो? यहाँ तो ऑप्शन है. अरे बस छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ. कई लोग प्लस सी राइट में लेंगे, कई लोग लेफ्ट में लेंगे. जब लोग इसे इधर और उससे उधर लेंगे तो किसी का प्लस सी एक्स के साथ आएगा, किसी के साथ वाई के साथ आएगा. समझाता हूं ना, इधर देखो. तो dx के नीचे x आएगा, dy के नीचे y आएगा. तो ये आपका log x हो जाएगा, सामने log y हो जाएगा. प्लस सी नहीं लेंगे भाई, log c लेंगे. बस मैं कहना तो यही चाह रहा था ना कि कुछ लोग इसे y को अगर लेफ्ट में लिया होगा तो कुछ लोगों का dy बाय y इज इक्वल टू dx बाई x आया होगा ना. तो उसका 1 बाय उसका log y इज इक्वल टू log x, जो प्लस c है किसी का log c. जो कांस्टेंट है ऑफ इंटीग्रेशन, वो किसी का log x के साथ लगा होगा, किसी का log y के साथ लगा होगा. पता नहीं किसका सही आएगा, देखने वाली बात है. तो यहां से x बराबर आ जाएगा, log x बराबर हो जाएगा log y प्लस log c हो जाएगा log yc. तो यहां से x बराबर आ जाएगा yc के, और यहां से y बराबर आ जाएगा xc के. छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी. तो कौन सा ऑप्शन सही है? yxc x yc. इन दोनों में तो स्क्वायर भरे पड़े हैं. x y नहीं है भाई, कांस्टेंट या तो x या y के साथ, तो x के साथ है. ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है आपका. समझो लाल, समझो बात को. The value of lambda for which the vectors are perpendicular. If the vectors are perpendicular, then their dot product will always be equal to 0. तो भाई साहब इनका डॉट 0 कर दो तो 6 हो जाएगा. ये माइनस का लैम्डा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो लैम्डा की वैल्यू 8 आ रही है भाई, 8 आंसर है.
द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कहां का डिफरेंशिएबल होगा? जहां इसने शार्प एज बनाई होगी ना, वहां ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसका ग्राफ बनाना कितना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो शार्प एज बनाएगा, देखते हैं ना, करते हैं, इसका ग्राफ निकालते हैं। तो ये एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, ये लिखा जाएगा एक्स माइनस एक्स, ये है एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये फॉर एवरी रियल है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू फॉर एवरी रियल है। इसे क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, जब x 0 से छोटा होगा और जब x 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अब y क्या क्या आएगा निकल के भाई, जब 0 0 से बड़ा होगा तो मॉड्यूलस के अंदर की चीज एज इट इज खुलती है, तो एज इट इज खुलेगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। और छोटा होगा तो मॉड्यूलस के अंदर की चीज नेगेटिव लग के खुलती है, तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। अब ये पूरा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ध्यान से, ध्यान ध्यान यही चाहिए। अब इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में y 0 आएगा जब x 0 से छोटा होगा। तो ये हम पीछे ये लाइन आएगी, इस पूरी पे y 0 है, पीछे लाइन ऐसी आएगी, पीछे लाइन ऐसी आएगी। ध्यान से, सबका ध्यान यही होना चाहिए, पीछे लाइन ऐसी आएगी। इसे डिफरेंशिएबिलिटी से कौन रोक रहा है भाई? सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है, इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं। अब जब x 0 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा इधर, तो y 2x के बराबर आएगा, डबल आएगा, ऐसा आएगा। इसे कौन रोक रहा है लाइन को डिफरेंशिएबल होने से? भाई डिफरेंशिएबिलिटी अगर ग्राफ पर है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो वहां नहीं होगी ना जहां शार्प एज बनेगा। शार्प एज कहां बना है? 0 पर। 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी माइनस इंफिनिटी से 0 तक है, यूनियन 0 से इंफिनिटी तक है, सब जगह डिफरेंशिएबल है। कहां नहीं है? 0 पर नहीं है। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगला सवाल, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर दिस दिस इन दिस, देन विच ऑफ द कंडीशन विल सेटिस्फाई। भाई डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा है, एलएमएन की बात कर रहा है, तो दिमाग में ये क्यों नहीं आ रहा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होगा? अगर हां तो एल एम एन तीनों सेम है, तो 1 बाई सी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर तो हो गया ना 3 बाई सी का स्क्वायर। किसके बराबर होगा? 1 के, यानी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? 3 के, यानी सी किसके बराबर होगा? प्लस माइनस रूट 3 के। अब ये हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 90। अब आपको 4 ऑप्शंस पता ही है। तो इसने कहा है कि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है 6 डिग्री का, 6 डिग्री का, और उसका डेरिवेटिव जो है वो 5 डिग्री का बनेगा, 5 का दिया हुआ है। तो पहले असर्शन दिया हुआ है एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मिनिमम, इस फंक्शन का जो 6 डिग्री का फंक्शन होने वाला, थोड़ा रंग बदलते हैं, उसका मिनिमम 1 पर आएगा। अब देखो मिनिमम का कैसे पता लगता है? डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट कर रख दो भाई, वो डेरिवेटिव है उसका, फंक्शन का डेरिवेटिव है x माइनस 1 का क्यूब और x माइनस 3 का स्क्वायर। इस डेरिवेटिव को x माइनस 1 के क्यूब को और x माइनस 3 के स्क्वायर को 0 के बराबर उठा के पुट कर दो। यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, तो क्रिटिकल क्या क्या मिल रहे हैं? 1 और 3। तो आपके पास कुछ दायरे बने हैं, 3 दायरे बने हैं, 1 से छोटा, 1 3 के बीच का, 3 से बड़ा। ये 2 क्रिटिकल है आपके, पता लग जाएगा अभी कहां मिनिमा कहां मैक्सिमा, पल भर में पता लग जाएगा, ऐसे पता लग जाएगा। अब देखो 3 से बड़ा डालो, 3 से बड़े पर डेरिवेटिव का नेचर कैसा है, इससे पता लगता है इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। 3 से बड़ा भाई स्क्वायर है, इसकी तो चिंता ही मत करो, इसमें तो कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा में से घटेगा 1 तो पॉजिटिव ही आएगा। 1 से बड़े में से घटेगा 1 पॉजिटिव ही आएगा। 1 से छोटा, 1 से छोटे में से घटेगा 1 तो नेगेटिव आएगा। 0 माइनस 1 का क्यों माइनस नेगेटिव आ रहा भाई? 1 से पहले डिक्रीज करा है, 1 के बाद इंक्रीज करा, तो 1 क्या बन गया? लोएस्ट पॉइंट बन गया ना, तो बन गया ना पॉइंट ऑफ मिनिमा, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात सही है भाई, तो सच बोल रहा है, सच्चा आदमी है तो, सच्चा आदमी है तो। एक बात, रीजन पढ़ते हैं। जब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का 0 से छोटा होता है, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू a माइनस एच कॉमा ए, और मतलब a के लेफ्ट में और a पे बात हुई है, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है a के और a के राइट में, a के और a के लेफ्ट में छोटा है और a के और a के राइट में बड़ा है, तो जो a है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ ना, वेयर h इज n, मतलब बहुत छोटा है h, बहुत ही छोटा है, छोटा ही होता है।
देन एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। ओब्वियो, लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा है डेरिवेटिव, राइट में इंक्रीज कर रहा है डेरिवेटिव। घट गए बढ़ गए तो घटे फिर बढ़े, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा तो कहलाएगा ना, तो ए इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये इसका बिल्कुल सही, ये दोनों ही ट्रू है और ये इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपना? ऑप्शन ए सही हो रहा है कि भाई दोनों बातें ट्रू भी हैं और जो दूसरी वाली बात है वो पहली वाली बात की क्या है, बिल्कुल सही सही एक्सप्लेनेशन भी है। समझ में आया होगा? अगला सवाल। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया आपको, एजर्शन लिखा हुआ है द रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस, और वहां पर फंक्शन कुछ ऐसा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्शन है। देखिए रिश्ता जो बना है वो आपका बना है 1 2 3 4 पहला सेट दिया गया, दूसरा सेट आपको दिया गया एक्स वाई जेड पी, और रिश्ता जो है 1 का x से, 2 का y से और 3 का z से है। क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? सर ये फंक्शन ही नहीं है, बच्चा आया तो बैठेगा जरूर, कहां है इसकी इमेज, इमेज कहां है इसकी, ये फंक्शन ही नहीं है। तो पहला एजर्शन तो फॉल्स है, पहली बात तो फॉल्स है। अब दूसरी फॉल्स है या दूसरी ट्रू है, ये देखने वाली बात है। तो दूसरा रिश्ता जो है 1 2 3 से लेकर डिफाइन है एक्स वाई जेड पी तक, एक्स वाई जेड पी तक, और 1 का रिश्ता x से है, 2 का y से है, 3 का z से है। अब पूछा गया है क्या ये 1 1 है? एब्सोल्युटली ये 1 1 है। एक आदमी एक सीट पे तो बैठा है, 1 on 1 इज 1 1 है, ये 1 1। ऑन टू इंटू मिंटू चिंटू का जिक्र नहीं किया है, तो एजर्शन फॉल्स है, और ये रीजन जो है ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन आता है? डी ऑप्शन आता है, डी आपका सही है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी पे हम स्विच कर गए। तो बोल रहा है कि ये बताइए कि साइन इनवर्स ऑफ cos 33 पाई बाय 5 की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन और साथ में और में ये भी दिया है, दोनों सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5 की वैल्यू क्या होगी। भाई देखो साफ साफ दिख रहा है ये कि 33 पाई बाय 5 जो है ना 6 पाई से तो अधिक है। 33 को 5 से डिवाइड करने से 6 से तो अधिक दिख रहा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स के अंदर cos 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, ऐसा लिख सकते हैं। और cos 6 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस थीटा, cos थीटा, तो ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स के अंदर cos 3 पाई बाय 5। अब एक बार तो जानना जरूरी है ना कि ये एंगल है कितना, पाई 180 इंटू 3 540 बाय 5, 108 डिग्री है, 108 डिग्री है। अब 108 डिग्री को आप 90 प्लस 18 डिग्री लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। थोड़ा टेढ़ा रास्ता है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लिखते हैं। साइन इनवर्स के अंदर हो जाएगा cos 90 प्लस, खास आपके लिए ये 108 डिग्री है, इट कैन बी रिटन एज 90 प्लस 18 डिग्री। 90 है पाई बाय 2 प्लस 18 डिग्री कितना होता है, पाई होता है 180, 180 बाय 10 कितना होता है 18 डिग्री, पाई बाय 10 लिख दो। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा, साइन थीटा होगा नेगेटिव का, तो साइन इनवर्स के अंदर आएगा, साइन इनवर्स के अंदर आएगा साइन cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। और आपको पता है साइन इनवर्स के अंदर से नेगेटिव यूं ही ड्रैग हो जाता है बाहर, -12 आएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आंसर इज माइनस का पाई बाय 10। ये उसकी रेंज में ये आंसर है माइनस पाई बाय 10, तो पहले का आंसर आ रहा है भाई माइनस का पाई बाय 10। दूसरा क्या कह रहा है कि डोमेन क्या होगी, साइन इनवर्स के अंदर क्या है x² माइनस 4। देखिए साइन इनवर्स के अंदर जो भी जा रहा है ना डोमेन -1 से 1 होती है, यानी x² माइनस 1, x² माइनस 4, -1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तभी इसकी डोमेन के अंदर होगा। तो एक बार तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए कि x² माइनस 4 जो है वो -1 या -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी x² 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। किसी चीज का स्क्वायर 3 या 3 से बड़ा होना है तो वो खुद वो चीज किसी चीज का स्क्वायर 3 या 3 से बड़ा कब होगा, जब वो खुद चीज √3 से बड़ी हो या -√3 से छोटी हो। -√3 या -√3 से छोटी, √3 या √3 से बड़ी। अच्छा दूसरी वाली बात सॉल्व करिएगा, x² माइनस 4 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, x² जो है वो 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। अब किसी चीज का स्क्वायर 5 या 5 से छोटा कब होगा, जब वो चीज √5 और -√5 के बीच में होगी, तो माइनस का √5 यहां नजर आएगा।
√5 तो √3 से बड़ा ही होता है। पॉजिटिव में जो बड़ा बड़ा है, नेगेटिव में जो बड़ा है वो और छोटा है। किसी चीज का स्क्वायर 5 या 5 से छोटा कब होगा? जब वो चीज -√5 और +√5 के बीच में होगी। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आपका जवाब हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, -√5 से लेकर, जवाब लिख रहा हूं भाई मैं, नजर यही रहनी चाहिए, -√5 से लेकर -√3। भैया ब्रैकेट क्लोज आना चाहिए, इज इक्वल टू का निशान यहां से वहां तक अनंत तक गया, यूनियन √3 से √5, ये आपका आंसर होगा √5। ये भाई क्या हो गया, √5, -√5 से -√3, यूनियन √3 से √5। ये हिस्सा कॉमन है भाई, यही जगह है जहां दोनों कॉमन आ रहे हैं। अगला सवाल, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f such that r to r, डोमेन कोडोमेन दोनों रियल दी हुई है, डिफाइंड बाय द फंक्शन f of x is equal to x into e की पावर x इज इंक्रीजिंग। कहां इंक्रीज कर रहा होगा? अभी इसके पत्ते खोल देंगे, कहां इंक्रीज कहां डिक्रीज, सारे पत्ते खोलेंगे इसके भी, अब देखते रहो बस। fx दिया हुआ है x into e की पावर x, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, पहला एज इट इज, e की पावर x कॉमन लेना, x + 1 आ जाएगा। इसका क्रिटिकल जो है वो आपका सिर्फ -1 आ रहा है। क्रिटिकल निकालने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, तो e की पावर x इंटू x + 1 को 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 होगा नहीं, ये वाली चीज जो है वो -1 पे 0 होगी। सिर्फ एक क्रिटिकल आ रहा है -1, -1 से बड़ा नंबर डाल के देख लो, 0 0 डालोगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आएगा? 0 डालने पर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1, और 0 + 1 1 पॉजिटिव आएगा। -1 से पहले -2 डाल के देख लो, तो ये चीज तो क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी, -2 डालोगे तो e की पावर -2, e की पावर -2 कितना हो जाएगा? 1/e², e² तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो ये 1/e², ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और -2 + 1 कितना हो रहा है? -1, ओवरऑल नेगेटिव हो रही है, तो नेगेटिव हो रही है। उसने पूछा था कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो -1 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है, और -∞ से -1 तक क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। If fx is this, where x belongs to real, then the maximum value of fx. और दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। यार ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में प्रॉफिट तो इसी का निकालने में मजा आएगा। खैर मुझे तो दोनों करके दिखाना है। ऊपर वाला कैसे करेंगे भाई? मैक्सिमम वैल्यू चाह रहा है फंक्शन की, तो एक काम करो, इसकी मिनिमम निकाल लो, इसका मिनिमम का रेसिप्रोकेट। भाई मान लो ये gx है और fx आपको मैक्सिमम चाहिए, तो fx क्या है? 1/gx, तो जहां gx मिनिमम होगा रेसिप्रोकेट होके वहां fx मैक्सिमम होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। नहीं सर हमें तो वही तरीके आते हैं, फंक्शन को डेरिवेटिव करो, क्रिटिकल निकालो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। बात सही है तेरी, बात तो बिल्कुल सही है। अगर किसी को डेरिवेटिव करना है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, अगर किसी को डेरिवेटिव करना, अड़ गया डेरिवेटिव पे, तो क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव। ये लिखा हुआ है 1 चीज का डेरिवेटिव होता है -1 चीज का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर, इंटू उसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 8x + 2। क्रिटिकल के लिए से 0 पुट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? क्रिटिकल 0 होगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो 8x + 2 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 8x - 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1/4। ये आपका क्रिटिकल आ रहा है, उठा के डाल दो, जैसे आपने -1/4 उठा के डाला, तो फंक्शन एक ही क्रिटिकल है। अब एक क्रिटिकल मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी देगा, इसे उठा के डाल दो, यही मैक्सिमम देगा। इसे क्या चेक करना है? -1/4 डाल दो, -1/4 का स्क्वायर 1/16 आ जाएगा, -1/4 तो -2/4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये 4 और 4 हो जाएगा 16। तो fx की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1/1/4 -2/4, इसे भी 4/4 लिख लो, तो कितना आ रहा है? 3/4, तो कितनी आ रही है? 4/3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। एक ही क्रिटिकल था, वही मैक्सिमा रहा होगा, मैक्सिमा की बात कर रहा है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सर वो क्या कह रहे थे आप कि fx जो है वो 1/gx है, तो जहां gx मिनिमम होगा उसका रेसिप्रोकेट मैक्सिमम होगा, तो fx मैक्सिमम पता लग जाएगा। सर इसका मिनिमम पता लगा ले, बड़ा आसान है, इसका मिनिमम निकालना बड़ा आसान है। कैसे भाई? 4 कॉमन ले लो, तो बनेगा x² + x/2 + 1/4। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पता लगा दूंगा 1 मिनट में मैक्सिमम मिनिमम का। तो ये ऐसा हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए तो किया था। अब x का कोफिशिएंट 1/2 का आधा कर लो, 1/4 का स्क्वायर 1/16 जोड़ दो, 1/16 घटा दो, नजर यहीं बनाए रखना। तो ये 4 तो बाहर है, ये हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर।
तो इसमें एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, 1/16 भी और x/2 भी आ जाएगा। तो क्या बचा 1/4, 1/4 का 4/16 कर दो तो कितना आएगा 3/16 आ जाएगा। ये 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। तो ये जो चीज है ये 0 0 से कैसी, देखो ये चीज है। तो आप ध्यान से देखो ये चीज, बड़े ध्यान से देखना, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, किस चीज का स्क्वायर 0 0 से बड़ा होगा, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी 0 0 से बड़ा होगा उसमें -3/4 कर दो, उसमें -3/4 कर दो। ये प्लस का 3/4 आ रहा है, प्लस का 3 प्लस आ रहा है, 4 - 1 3/16 प्लस का 3/4 आ रहा है, तो प्लस 3/4 इधर भी कर दो, इधर भी कर दो। तो ये वाली जो क्वांटिटी आ रही है ये कैसी आ रही है, 3/4 या 3/4 से बड़ी आ रही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3/4, 3/4 या 3/4 से बड़ी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। तो जहां ये मिनिमम होगा, जहां न्यूमरेटर मिनिमम होगा वहां ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब ये बहुत बड़ा होगा 1/, बहुत बड़ा तो छोटा हो जाएगा ना, मिनिमम हो जाएगा ना। आपको तो ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये मिनिमम चाहिए, और ये 3/4 या 3/4 से बड़ा है तो मिनिमम 3/4 है, 3/4 का उल्टा 4/3, 4/3। तो और तरीके आपके होंगे, आप कैसे भी कर सकते हैं। खैर जल्दी से इसे भी करके देख लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक्स, ये देख लो, इसे डिफरेंशिएट कर दो। भाई px आपको दिया गया है 72, बड़ी डिग्री से लिखते हैं भाई, बड़ी डिग्री से लिखते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 72। इसे मैक्सिमाइज दिखाना है यार प्रॉफिट। डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, उठा के डाल दो, आ गया। डिफरेंशिएट करो, माइनस का 2x प्लस का 42, x21 आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल है, यही मैक्सिमम होगा, उठा के डाल दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी सीधा। डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, डबल डेरिवेटिव, अरे सर सीधा कैसे बोल रहे हो, अरे तो डबल डेरिवेटिव चेक करो ना, डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है -2। किसी चीज का डबल डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आ रहा है तो वो तो मैक्सिमा हो गया ना अपने आप। तो जो पॉइंट आया वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उठा के डाल दो, कहां फंक्शन में, आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी इसकी जो भी होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। -1 से 1, सेम सवाल दूसरी बार हमारी आंखों के सामने आया। -1 से 1 को देख के तो हमें ऑड इवन की याद आती है। सर ऐसे नहीं करेंगे, वो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स लगवा दो ना, बढ़िया वाली प्रॉपर्टी जो है, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स लगवा लेते हैं। याद करो सर, वो बढ़िया कौन सी कह रहे हो आप, ये वाली, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं ए से लेकर बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां लोअर प्लस अपर कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो यहां 0 माइनस एक्स क्या हो जाएगा -x, यानी इस पूरे क्वेश्चन में आप x को -x से रिप्लेस कर पाएंगे, देखते रहिएगा। तो ये i लिखा हुआ है -1 से लेकर 1 तक, log एक बार इज्जत से लिखते हैं 2 - x अपॉन 2 + x। प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी लगाने के बाद रंग बदल लेते हैं। प्रॉपर्टी लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां -x आ जाएगा। लोअर प्लस अपर कितना बन रहा है 0 0 -x से रिप्लेस कर दो, तो x को -x से रिप्लेस कर दो, log log रहेगा, 2 2 रहेगा, -x की जगह +x आ जाएगा, 2 2 रहेगा, +x की जगह -x आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहा है। दोनों को जोड़ दो, i + i 2i, लिमिट सेम रहती है, जोड़ने घटाने से लिमिट्स बदल जाती है, तो फिर प्रॉपर्टी क्यों बनती, जोड़ ही लेते। ये लिखा है log a, ये लिखा है प्लस log b, log a प्लस log b क्या हो जाएगा log a b, जैसा आपको बताया एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे तो क्या बचेगा log 1। log 1 कितना होता है 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 बटा 2 0 बाई 2 0, सब 0 सब 0 0, आंसर इज 0। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक आ गया, चेक वेदर द फंक्शन दिस हैज एनी क्रिटिकल पॉइंट्स। भाई इसका डेरिवेटिव तो निकाल के देखो जरा, 3x² + 1, नो क्रिटिकल, क्रिटिकल ही नहीं है। 3x² + 1 है ना, और 3x² + 1 का मतलब क्या हो गया, x² = -1/3। आयोटा लिखोगे नहीं ना, x बिलोंग्स टू रियल है ना, नो क्रिटिकल। अगला सवाल, इंटीग्रेशन करना है। अगर आप बच्चे अच्छे हैं, अगर आप बच्चे अच्छे हैं तो आपने ये बात कहीं ना कहीं बड़े अच्छे से सुनी होगी और आपने प्रैक्टिस भी करी होगी कि अगर देखो किसी को देखने से डबल डिग्री लग रहा है, तो किसी को एक क्वाड्रेटिक रूट लग रहा है, तो इसके ऊपर वो लिख दे ax + b, इसके ऊपर लिख दे cx + d,
वो तो है निहायती बेवकूफ। और किसी ने अगर ये पढ़ा हुआ है कि नीचे एक्स स्क्वायर और ऊपर भी एक्स स्क्वायर सेम डिग्री हो, या ऊपर कांस्टेंट नीचे एक्स स्क्वायर हो, तो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई मान लेते हैं, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, और सिर्फ अच्छा दिखने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई मानेंगे। इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए एक्स स्क्वायर को वाई मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को वाई मानेंगे सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। इसे हम कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। पार्शियल कैसे लगाते हैं? पार्शियल लगाने के लिए हम अंदर वाली चीज को बाहर निकालते हैं, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां मैं वाई लिखता चलूंगा। और सर खूबसूरती तो यह है कि लीनियर रूट की तरह एक्ट कर रहा है, और ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है। तो ये लिखा जाएगा y अपॉन अ कांस्टेंट y प्लस 9 बाय अनदर कांस्टेंट। ये 2y प्लस 3 ये हो जाएगा a टाइम्स y प्लस 9, नजर यहीं रहनी चाहिए, प्लस by। भाई ये चीज जीरो, y जीरो डलेगा एक बार, और एक बार y डलेगा माइनस का 9। जब जीरो डलेगा लेफ्ट में तो 3 रह जाएगा, जब जीरो डलेगा तो ये कितना हो जाएगा a 9a, a की वैल्यू तो आ रही है भाई 1/3, और जब माइनस 9 डलेगा माइनस का 18 प्लस 3 माइनस का 15 हो रहा है, माइनस का 18 प्लस 3 माइनस का 15 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है माइनस का 9b हो रहा है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ रही है 5/3 आ रही है, a आ गया b आ गया। अब वापस अब देखो नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको, अब देखो मजा। सर इंटीग्रेशन करना था इसका, इसी का करेंगे भाई, इसे ये लिखा हुआ है, ये चीज ये लिखी हुई है, और ये लिखी हुई है, तो मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा a 1/3 बाय y, और y को y नहीं एक्स स्क्वायर लिखूंगा मैं। ये तो मैंने पहले से निश्चय कर लिया था कि मैंने सिर्फ अच्छा देखने के लिए बनाया, इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा इंटीग्रेशन में, नहीं तो फिर dx की जगह dy करना पड़ जाएगा, फिर पार्शियल का थोड़ी है, फिर तो ये बाई उसका क्या नाम है सब्स्टिट्यूशन का सवाल बन जाएगा, वो है ही नहीं है। समझो 9 बाय y, माफी चाहूंगा b की वैल्यू कितनी 5/3 बाय y प्लस 9, y कितना एक्स स्क्वायर प्लस 9 कितना है 3 का स्क्वायर लिख दो भाई। मौके वारदात पे खड़े हैं, तो फॉर्मूले लगाएंगे हम इसमें। 1/3 ठीक है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये हो जाएगा -1/3x -1/3x प्लस 5/3, तो ठीक है। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/3 प्लस 3। सर ये आंसर है, यही तो आंसर है। अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सबसे पहले तो आपने ये सारी फोटो देखी होंगी, के की वैल्यू मांगेगा सबका। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की खूबसूरती यही है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा, सबको जोड़ दो, k + 2 k + 3 के कितना हो जाएगा 6 के 1 होगा, k की वैल्यू 1/6 आ रही है। और जरा देखो सबसे पहले k की वैल्यू पूछी हुई है 1/6 है। क्या होगा जब x 2 से छोटा होगा? जब x 2 से छोटा होगा तो या तो x 0 होगा या x 1 होगा। प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब x 2 से छोटा होगा? या तो x 0 होगा या x 1 होगा। जब x 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है k, और जब 1 होगा तो कितनी है 2k, तो टोटल मिला के कितनी हो रही है 3k, और k की वैल्यू आपको पता है 1/6, तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। जब x 2 से बड़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब x 2 से बड़ा होगा तो 0 है, लिखी हुई है, अदरवाइज इट इज 0। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन से आया है। सबसे पहला रूल तो यही है कि रूट को अलग कर लो, रूट x बाय 1 - x3। देखो भाई सीधी बात चलेगी, कोई बकवास नहीं चलेगी। ऊपर रूट x है, मुझे काटना है। रूट x किससे कटेगा? x की पावर 3/2 से कटेगा। सर कैसे पता लगा? देखो जो चीज काटने आ रही है वो उसका इंटीग्रेशन है, जो कटेगी वो उसका डेरिवेटिव है। तो अगर आपको पता नहीं है कि x को रूट x को कौन काटने जा रहा है, तो इंटीग्रेट करके देख लो। x की पावर 1/2 का 3/2 दिख रही है x की पावर? सर x की पावर 3/2 क्वेश्चन में हो तो सही कहीं ना कहीं। अब x की पावर 3 तो है, 3 है ना, 3 को 3/2 बना और स्क्वायर बना, क्या मुश्किल है? तो मिल गया ना x की पावर 3/2। 3 को 3/2 बना, बट 1.5 का समझ रहे हो ना, 1.5 का 2 गुना कर दे, हो गया 3, क्या मुश्किल है? x की पावर 3/2 को t मानो, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव होगा 3/2, x की पावर 3/2 - 1 1/2, इधर dx छोड़ दो उधर dt छोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन के अंदर। यही करते हैं,
ऊपर रूट एक्स है, नीचे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, भाई इतनी बात को तो मैंने टी माना है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस, और जहां डी एक्स है वहां कितना आएगा 2/3, और नीचे रूट एक्स और डी टी, डी एक्स की जगह रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2/3 आपका बाहर है, और 1/1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, और टी कौन था आपका एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। सीधी अप्रोच, सीधी अप्रोच। अगला सवाल भाई और में आया, वक्त बताएगा आपको कौन सा पसंद आएगा, कैसा पसंद आएगा, खैर चॉइस है, सवाल ध्यान से देख लेना चाहिए कौन सा आपका किया हुआ है। दूसरा कह रहा है 0 से π/4 लॉग के अंदर जा रहा है 1 + tan x, वो प्रॉपर्टी लगा दो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स वाली, तो x को रिप्लेस कर दो π/4 माइनस एक्स है, लोअर 0 है अपर π/4 है, 0 + π/4 इज π/4 माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, रंग बदलते हैं थोड़ा सा, तो आई हो जाएगा, लिमिट चेंज नहीं होती है प्रॉपर्टी यूज करने से, लॉग के अंदर हो जाएगा 1 + tan के अंदर जहां x है वहां आ जाएगा π/4 माइनस एक्स, फॉर्मूला खोल लो, π/4 tan के अंदर π/4 माइनस एक्स का, ये हो रहा है 0 से π/4, लॉग के अंदर आ रहा है 1 + tan ऑफ a माइनस b क्या होता है tan a यानी 1 माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 0 से π/4 लॉग 1 + tan x + 1 माइनस tan x, तो 1 + tan x + 1 माइनस tan x कितना हो रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2/1 + tan x dx, ये लिखा log a by b, log a by b क्या होता है log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/4 log a, अलग अलग कर दो ना, लिमिट्स अलग कर दो, माइनस 0 से π/4 आप ऐसा कर सकते हैं log b यानी log 1 + tan x। अरे मेरे प्यारे जरा ध्यान से तो देख, ये तो सवाल आया था, ये माइनस आई तो बना, ये तो सवाल था आसमानी, माइनस आई लेफ्ट में आई तो कितना आई 2i, log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 बचा ना, log 2 बाहर आ गया तो 1 ही तो बचा, 1 का इंटीग्रेशन x है, अब x में अपर जाएगी π/4 लोअर 0, π/4 माइनस 0 इज π/4, ये वाला 2 उधर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा π/8 log 2, π/8 log 2। अगला सवाल देखते हैं, ये तो लीनियर है, और यहां पर x/y को हमें क्या मानना है, t मानना है, v मानना है, t मानना है, मर्जी रहेगी आपकी, पहले ऊपर वाला लिखते हैं, तो y × e⁻x/y, जहां x/y फंस गया ना वहां तो आपको x/y को मानना पड़ेगा, और एक बात और है, जब x/y आएगा ना तब हम dy/dx नहीं निकालते हैं, सुन लो ध्यान से, dx/dy निकालते हैं, dx/dy, तो dx/dy निकाल के तैयार रखो, dx/dy आ रहा है आपका x e⁻x/y प्लस y² डिवाइड बाय y × e⁻x/y, भाई पल भर में x/y को v मान लो, यानी x को क्या मान लो vy, ऐसा देखा होगा आपने, वैसे तुम t मान लेते, v देखा होगा इसलिए v लिख देते हैं, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा dx/dy, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना तभी तो dx/dy मिलेगा, पहले का डेरिवेटिव dv/dy, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव 1, पहला एज इट इज, सुनते रहना, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जहां dx/dy वहां तो ये पूरा ड्रामा आएगा, y dv/dy प्लस v, सामने कितना आएगा x e⁻v, और x भी क्यों लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे vy e⁻v प्लस y² अपॉन y e⁻v, तो y और y कट जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, तो लेफ्ट में बचेगा y dv/dy प्लस v को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा v ev प्लस y, और यहां आएगा माइनस का v और मल्टीप्लाई एलसीएम, तो हो जाएगा -v ev/ev, ये और ये कट जाएंगे, बचा y, बाद में y भी कट जाएगा, तो
डी वी बाई डी वाई, आपके पास y से y भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1/EV, 1/EV, ये तो बच रहा है। ये हो जाएगा आपका EV dV इज इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, EV का इंटीग्रेशन EV इधर 1 है, 1 का विद रिस्पेक्ट टू y प्लस सी, और EV V क्या था, V क्या था, V x बाय वाई, तो e की पावर x बाय वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, आंसर हो जाएगा आपका। सीधी सीधी बात हुई है। दूसरी सुनिए, दूसरा सवाल लिखा हुआ है भाई, इसे लीनियर फॉर्म में बनाते हैं। लीनियर फॉर्म क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म होती है लीनियर, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ ही दिन रह गए पेपर के, सब याद ही होगा आपको। ऐसा मान के इस सैंपल पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो dy बाई डी एक्स तो अकेला होता है, तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते, तो dy बाई डी एक्स, y के नीचे cos स्क्वायर एक्स आएगा तो ये हो जाएगा y sec स्क्वायर एक्स, q हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो ये हो जाएगा e की पावर tan x, तो ये आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e की पावर tan x। आंसर आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q आपका राइट वाला हिस्सा होता है, ये है tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e की पावर tan x dx प्लस सी। ऐसा चलता है जी। सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बहुत कठिनाई की जरूरत नहीं है, tan x को t मानो, sec स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan x, tan x को t माना, sec स्क्वायर एक्स कट गया, तो क्या बचा, t और ई टी, t तो कट गया, ई टी डी टी प्लस सी। सर ये जो इंटीग्रेशन क्या करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा सा दिखा देना, बीच में लिख देना कि हमने tan x को t माना, ऐसा ऐसा हुआ। तो t ई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y e की पावर tan x, बाई पार्ट्स लग जाएगा, एक अलजेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, माइनस पूरे के इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव t और दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t, जिसका फर्दर इंटीग्रेशन e की पावर t होगा प्लस सी। तो यहां से y e की पावर tan x, सामने e की पावर t यानी e की पावर tan x कॉमन ले लीजिएगा, अंदर आ जाएगा tan x माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर है। अधिक से अधिक अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो e की पावर tan x से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस सी टाइम्स e की पावर माइनस tan x। यहां छोड़ दो, बढ़िया तो लग रहा है, खूबसूरत तो है, हो गए दोनों। भाई y अकेला है, सब x में लीनियर है, x बाई वाई e की पावर में फंसा हुआ, निकाल नहीं सकते, x बाई वाई को t मान लो, v मान लो, और जब x बाई वाई होगा तो dx बाई dy लिखना होगा, dy बाई dx नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, है ना भाई, और पार्ट है ये, कोई एक कर लेते हैं इसमें से, कोई एक कर लेते हैं, पहला वाला कर लेते हैं। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं भाई, देखो दो ही बातें होंगी, या तो रीजन बाउंडेड आएगा या अनबाउंडेड आएगा, इतनी सी बात होनी है बस। बाउंडेड आ गया तो बल्ले बल्ले, और अगर अनबाउंडेड आएगा तो जो z मैक्स या मेन है उसमें कॉर्नर डाल के देख लेते हैं। फिलहाल तो क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, समझाने का वक्त नहीं, सीधा क्वेश्चन करते हैं। इतना जरूर देख लेंगे कि x हमें 100 चाहिए और y हमें 200 चाहिए, तो बातें तो हमें बड़ी बड़ी चाहिए। फिलहाल इस और वाले को छिपा लेता हूं मैं, फिलहाल इसे देखने का मन नहीं कर रहा। तो बातें बड़ी बड़ी चाहिए हमें, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। ध्यान ये रखिएगा भाई, सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे। भाई एक आपको
10, 20, 30, 40, 50, 100 लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसमें 100 यहाँ लिख लेते हैं, 200 यहाँ लिख लेते हैं, बाकी नीड ऑफ द आर जैसा होगा देख लेंगे। पहला कह रहा है y0 x 100, x0 y 50, यहां रहा होगा, पहली लाइन तो ये आ गई। हैंड टू हैंड ये और देख लो इसका शेड किधर की तरफ होगा। ये मत कहा करो ग्रेटर देन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, एक बार ओरिजिन डाल के देख लो, 0 0 डाल के देख लो, 0 100 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 0 इधर है तो नीचे शेड नहीं हो सकता क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया, तो शेड ऊपर की तरफ जाएगा, तो शेड ऊपर की तरफ होगा इसका। ऐसे अंदाजा लगाया करो। दूसरे वाले को प्लॉट करो, भाई y 0 डालो तो x भी 0 आ रहा है, इसे ऐसे लिख लो, y = 2x लिख लो इसे, तो x0 पर y 0 आ रहा है, तो ये हो गया। अच्छा x को 10 डाल दो तो y 20 हो जाएगा, 10 पे 20, अच्छा 50 पे 100 कर लो, यहां से निकाल दो इस लाइन को, ये लाइन ये आ गई, ये ओरिजिन से पास करिए, इसमें ये वाला पॉइंट डाल के देख लो, 10 0, x को डालो 10 तो ये 20 हो जाएगा, y को डालो 0, 20 छोटा है 0 से, नहीं तो इसका शेड ऊपर की तरफ होगा। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तीसरी और देख लो, x0 पर y 200 आ रहा है और y0 पर x 100 आ रहा है। अब इसका शेड और देख लो किधर आ रहा है, फिर 0 0 डालो इसमें, 0 0 x0 y0, 0 2 छोटा, बिल्कुल सही बात है, इसका शेड नीचे की तरफ होगा। और ये कह रहे हैं पहले क्वाड्रेंट पे रहेंगे हम, तो ये कह रहा है शेड लेफ्ट होना चाहिए, कह रहा ऊपर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होना ही चाहिए। ये कह रहा इधर रहो, ये कह रहा ऊपर रहो, ये कह रहा नीचे रहो, ये कह रहा इधर रहो, तो फिर इसका मतलब ये शेडेड पोर्शन आ गया ना हमारा, ये हमारा शेडेड पोर्शन आ गया ना, ये वाला, ये पोर्शन हमारा शेडेड आर, ये शेडेड पोर्शन आ गया हमारा। और अगर ये पोर्शन हमारा शेडेड है तो हमें क्या करना, हमें निकालने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। चलिए कॉर्नर्स पे ध्यान देते हैं, है ना, अच्छा खूबसूरत लग रहा होगा, भाई ज़्यादा खूबसूरती का वक्त नहीं है ना, फेशियल बाद में करेंगे इसका। कॉर्नर निकालते हैं, एक तो ये वाला कितना था, 50 था, तो एक कॉर्नर तो 0 50 है, और एक 0 200 है। ये वाला इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो ये वाली लाइन जो है वो हमारी L2 है, y2x है, और ये वाली लाइन L1 है, यानी x + 2y = 100 है, तो x + 2y, y का भी डबल, तो कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 100, तो 5x 100, x 20 आ रहा है, x 20 पे y 40 आ जाएगा, 20 40 हो गया है। ये वाला पॉइंट और निकालते हैं, तो ये पहली का और तीसरे का इंटरसेक्शन है, तीसरी ये है, और हमारे पास y2x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x 2x 4x, तो 4x कितना जाएगा 50, तो x तो 50 आ रहा है, और वो तो डबल हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। y2x है ना, तो y डबल ही आ रहा है, तो आपको मिन करना है x + 2y, मिन मैक्स मिन करना है, z दिया x + 2y, तो x0 y डबल डाल दो, तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, x को डालोगे 20, 20 प्लस इसका 80, 100, ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 200, 250, तो मिन 100 आ रहा है, दो जगह आ रहा है, तो ये मिन और ये मिन 20 40 मिन दे रहा है, ये वाला कॉर्नर मिन दे रहा है, और कौन सा मिन दे रहा है, ये 050 मिन दे रहा है। तो इन दो जगह आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इन दो जगह आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है जी। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं तो फिर अगली जो इसका बी पार्ट देंगे वीडियो को, उसमें उठा कर रख देंगे इसे। ये क्या कह रहा है, इफ दिस इज x देन प्रूव दैट, डेरिवेटिव का सवाल है, डबल डेरिवेटिव में घुसाया हुआ है, या डेरिवेटिव में e दिख जाए ना, लॉग मान लिया करो, मान लिया करो, चीथड़े से उड़ जाते हैं सवाल के, लॉग मान लो, तो ये हो जाएगा log a, पूरे के ऊपर log ले लिया, सामने हो गया log x, सुनते रहना बस, ये हो जाएगा log a + log b, तो ये हो जाएगा log a + bx प्लस log e⁻y/x, सामने हो जाएगा log x, और ये हो जाएगा y/x log e, log e तो 1 होता है, y/x आ गया,
सामने आ जाएगा log x माइनस ये भी उधर भेज दो क्योंकि इसमें भी y नहीं है, log a प्लस बी एक्स। डिफरेंशिएट शुरू करते हैं, पहले का डेरिवेटिव y डैश कोशिएंट रूल लग रहा है, दूसरा एज इट इज माइनस दूसरे का डेरिवेटिव 1 पहला एज इट इज अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात। log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x माइनस log 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा log 1 प्लस बी एक्स का हो जाएगा log a प्लस बी एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन log चीज 1 अपॉन चीज इंटू इसके अंदर की चीज का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा b। एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो क्योंकि हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इधर कोशिएंट रूल लगे, तो एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, ये तो एक्स बन जाएगा। इधर प्रोडक्ट रूल लगाओ, y पहले का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस y का y डैश हो जाएगा, ये तो आपस में मर लेंगे। अच्छा इधर बचा x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसे ध्यान से देखो, इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दो, तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, पहले का डेरिवेटिव 2bx दूसरा एज इट इज a प्लस बी एक्स माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना है b और ऊपर वाला एज इट इज तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो yx इंटू वाई डबल डैश हमारे पास आ रहा है a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx, ये हो जाएगा माइनस का 2abx, ये हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 2 मर गए, ये दोनों भी मर गए, तो ये नीचे a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है क्या था। तो यहां से x डबल डेरिवेटिव का मतलब y डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है a बाय a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर के। तो लॉग लेने से चीजें आसान होती हैं, a अपॉन a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर से आसान होती है लॉग लेने से चीजें। बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अपने कल की वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।